क्या पाकिस्तान अपनी बलूच विद्रोह को हरा सकता है? चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि वे तत्काल बलूचिस्तान से वापस लौटें। चीन, आप हमारी अनुमति के बिना यहाँ आए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बलूचिस्तान अभी भी छोड़ने का समय है। हाल के वर्षों में बीएलए ने क्षेत्र में पाकिस्तानी राज्य की सत्ता को चुनौती देने के लिए अपने हमलों को तेज कर दिया है। तो बीएलए के पीछे कौन है? यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसने चीन को हर तरफ से निशाना बनाया है, लेकिन चीन में नहीं। 2024 में बीएलए ने 150 से अधिक हमले किए हैं। उनका मुख्य निशाना $62 बिलियन का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अभी था। उन्होंने सड़कों पर बम बरसाए और चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को मार दिया, जिन्हें काम तेज करने के लिए बुलाया गया था। बलूच विद्रोही चीन के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की सुरक्षा प्रणाली स्थापित करनी पड़ी है। पाकिस्तान ने चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए लगभग 12,000 सैनिक तैनात किए हैं। चीन और पाकिस्तान की सभी सैन्य, खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बीएलए ने अकेले ही उन्हें घुटनों पर ला दिया। परिस्थिति को और बिगाड़ते हुए बीएलए ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई। लेकिन बीएलए कौन है और वे चीन और पाकिस्तान के इतने खिलाफ क्यों हैं? असल में बीएलए का चीन या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बीएलए के अनुसार वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो चीन और पाकिस्तान उनसे छीन रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वर्तमान संघर्ष को समझने के लिए हमें इसके मूल कारण और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में जानना होगा। पाकिस्तानी सेना बीएलए को आतंकी संगठन मानती है, परंतु कई बलूच उन्हें बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग जर्मनी के बराबर है। पाकिस्तान ने 1988 में इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था, जो भारत विभाजन के 6 महीने बाद हुआ था। लेकिन बलूच लोगों ने कभी पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना। क्यों? विभाजन से पूर्व बलूचिस्तान का कालात क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल नहीं था। यह एक रियासत थी जिसका सीधा समझौता ब्रिटिश क्राउन के साथ था। नेपाल और भूटान की तरह कानूनी रूप से न भारत और न ही पाकिस्तान को उस पर दावा करने का अधिकार था। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे: पाकिस्तान या भारत में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। बलूच रियासत के शासक खान ऑफ खलात ने स्वतंत्रता चुनी। लेकिन पाकिस्तान, खैर, उनकी कुछ और योजनाएं थीं। आप जानते हैं, YouTube एल्गोरिदम को युद्ध जैसे विवादास्पद वीडियो पसंद नहीं आते। तो हमें आपसे बस एक छोटी सी मदद चाहिए। अगर आप 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, तो इससे वीडियो को बहुत मदद मिलेगी। शुरुआत में पाकिस्तान ने खलात की आज़ादी को मान्यता दी, लेकिन ये मान्यता लंबे समय तक नहीं टिकी। 10 दिनों बाद पाकिस्तानी मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान अपनी सेना के साथ खलात में प्रवेश कर गए। पाकिस्तानी नौसेना के 2 विध्वंसक पोतपोजनी और जिवानी बंदरगाहों पर तैनात किए गए। खलात को चारों ओर से घेर लिया गया। खान ऑफ खलात को कराची ले जाकर जबरन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। जबरन लिए गए हस्ताक्षर से पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान का घोषित कर दिया गया, जिसे तब से बलूचिस्तान कहा जाता है। जबरन विलय के बाद तुरंत एक तूफान उठा। खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने स्वयं को धोखा दिया हुआ पाया। अप्रैल 1988 में उन्होंने सिर्फ 100 से 150 लड़ाकों के साथ बलूच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाई और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वे अफगानिस्तान सीमा के पास खारान और नुस्की की पहाड़ियों के बीहड़ इलाकों से अपना अभियान चलाते थे। छोटी संख्या में भी उन्होंने दमदार प्रतिरोध किया। पाकिस्तान अचंभित था। उसकी सेना इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 8 जुलाई 1988 को सेना शांति के नाम पर प्रिंस अब्दुल करीम के पास गई। उन्होंने कुरान की कसम खाई कि सरेंडर करने पर उन्हें माफी मिल जाएगी। कसम की पवित्रता से प्रभावित होकर अब्दुल करीम और उनके लोग नीचे आए, लेकिन उनके लिए बनाई गई योजना देखकर वे हैरान रह गए। यह एक जाल था। सभी को गिरफ्तार कर क्वेटा जेल में डाल दिया गया। 1958 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। इसके साथ ही बलूचिस्तान के बाकी अधिकार भी खत्म हो गए।
पाकिस्तान ने 1955 में 1 यूनिट स्कीम लागू की, जिसमें सभी प्रांतों को मिलाकर पश्चिमी पाकिस्तान एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया ताकि बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों की स्वायत्तता कम हो सके। कई लोगों ने इसे सत्ता केंद्रीकरण और जातीय पहचान दबाने की कोशिश माना, लेकिन 80 वर्षीय नवाब नरोज खान ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने पाकिस्तानी सेना पर गुरिल्ला हमले शुरू किए, लेकिन वही पैटर्न दोहराया गया और पाकिस्तान फिर जीता। पाकिस्तान ने फिर संदेश भेजा कि वो 1 यूनिट नीति रद्द करेंगे और कुरान की कसम खाकर कहा कि अब और लड़ाई नहीं होगी। नवाब नरोज खान ने कुरान पर विश्वास करके आत्मसमर्पण किया, परंतु उन्हें पुनः धोखा दिया गया। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी आंदोलन हुए क्योंकि बलूच लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी प्रांत को खोना नहीं चाहता था। सरकार ने बलूच लोगों से समान अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास का वादा किया था, पर ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। 2023 की जनगणना के मुताबिक बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का करीब 6% है और यह अकेले पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान को देश का सबसे अमीर क्षेत्र होना चाहिए था। यह आश्चर्यजनक है कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान द्वारा किए गए अन्याय के बावजूद भी यह संघर्ष शायद इतना आगे नहीं बढ़ता अगर पाकिस्तान ने एक काम नहीं किया होता। बलूचिस्तान कोयला, सोना, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र है, जबकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों की कीमत $1 ट्रिलियन से अधिक है। ऐसा क्यों? बलूचिस्तान के संसाधनों से मिलने वाली ज्यादातर संपत्ति सीधे केंद्र सरकार के पास जाती है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के गठन का एक प्रमुख कारण था। करीब 2000 में BLA की स्थापना बलाच मारी ने की थी, जो मशहूर बलूच राष्ट्रवादी नेता खैर बख्श मारी के बेटे थे। इस समूह को जल्दी ही शिक्षित बलूच विश्वविद्यालय स्नातकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और पत्रकारों का समर्थन मिला, जो सब न्याय चाहते थे। लेकिन 2007 में बलाच मारी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी बलों ने मार दिया था। उनकी मौत के बाद BLA के अंदर का गुस्सा बढ़ गया। अधिकारों की लड़ाई अब पूर्ण आजादी की जंग बन चुकी है, परंतु BLA चीन से इतनी नफरत क्यों करता है? BLA की लड़ाई पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ होने पर भी चीन इसमें शामिल है। इसका मुख्य कारण शोषण है। बलूचिस्तान के चागी में बड़े पैमाने पर तांबा और सोना मिला। पाकिस्तान ने बलूच लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय संसाधनों की खुदाई के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया। यह परियोजना 2001 में शुरू हुई और 2002 में इसे 10 साल के लिए चीन को पट्टे पर दिया गया। यह पट्टा पहले 2012 में चुपचाप बढ़ाया गया, फिर 2017 में दोबारा बढ़ा दिया गया। हाल ही में चीनी निवेश में $45 मिलियन आकर्षित करने के लिए इसे 15 साल और बढ़ा दिया गया। यह खदान विशाल है, जिसमें अनुमानित 412 मिलियन टन तांबा और सोना है। 2002 से 2017 के बीच पाकिस्तान का दावा है कि इस परियोजना से उसे लगभग $2 बिलियन की आय हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि चागी जिला, जहां से सारी दौलत आ रही है, बलूचिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। चीन उस कमाई का 60% और केंद्र सरकार 38% ले जाती है, तो वो सारा पैसा वहीं जा रहा है। बलूच लोगों को, जो असली जमीन के मालिक हैं, केवल 2% प्राप्त होता है, परंतु यह एक बार की घटना नहीं थी। 2000 के शुरुआती वर्षों में पाकिस्तान ने चीन के साथ ग्वादर बंदरगाह के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस समझौते के तहत चीन ने एक आधुनिक पोर्ट बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद देने का वादा किया, जो चीन को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला एक नया व्यापार मार्ग बनाएगा। 2002 में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की स्थापना हुई। दिसंबर 2005 तक लगभग $240 मिलियन की लागत से पोर्ट का पहला चरण पूरा हुआ। परंतु एक अड़चन है, पाकिस्तान ने केवल $50 मिलियन का योगदान दिया। शेष पैसा चीन से आया, जिससे अन्याय की शुरुआत हुई। बंदरगाह निर्माण के दौरान स्थानीय बलूच लोगों को वहां से विस्थापित किया गया। उनकी जमीन अक्सर बिना पर्याप्त मुआवजे या सहमति के ले ली गई। इस तरह कब्जा की गई जमीन को फिर तथाकथित भूमि अधिकारों के साथ चीनी कंपनियों को सौंप दिया गया। सरकारी अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने संदिग्ध तरीकों से ज्यादातर जमीन हथिया ली, जैसे फर्जी या अज्ञात नामों में मालिकाना हक ट्रांसफर और जमीन रिकॉर्ड में हेरफेर करना। बंदरगाह प्राधिकरणों ने संघीय और प्रांतीय सरकारों, पाकिस्तान नौसेना, कोस्ट गार्ड और रेंजर्स के समर्थन से विशाल तटीय भूमि, लाइगून और समुद्र तट के हिस्सों पर कब्जा कर लिया।
बलूचिस्तान की स्थिति और बिगड़ गई जब 700 किमी लंबे समुद्री तट को सैन्य चौकियों से घेर दिया गया, जिससे स्थानीय मछुआरों और समुदायों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह केवल जमीन की नहीं बल्कि विशाल पैमाने पर विस्थापन की बात है। जैसे ही हजारों चीनी नागरिकों को टैक्स में छूट और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के वादे के तहत ग्वादर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वैसे ही स्थानीय बलूच निवासियों को उनके अपने शहरों से बाहर निकाला जा रहा है। कई लोगों को अभी तक जमीन या निर्माण क्षति के कारण नष्ट हुए घरों का मुआवजा नहीं मिला है। स्थानीय लोगों को डर है कि वे अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इस बीच चीनी ट्रॉलरों द्वारा मछली संसाधनों के शोषण को लेकर नए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई बलूच मछुआरों ने बंदरगाह बनने के समय अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने की जगह पहले ही छोड़ दी थी, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। परंतु इसके विपरीत केंद्र सरकार ने मछली पकड़ने के अधिकार चीनी पोतों को दे दिए, जिससे समूचे क्षेत्र में नया तनाव उत्पन्न हो गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनियों पर हथियार तान दिए, क्योंकि वह चीन को एक नए युग का उपनिवेशवादी मानते हैं जो पाकिस्तानी अधिकारियों से भी बदतर है। 2010 में BLA के शीर्ष कमांडर असलम बलोच का गुस्सा इतना गहरा था कि उन्होंने अपने ही बेटे को दलबंदीन में चीनी इंजीनियरों पर आत्मघाती हमला करने भेजा। हमले में 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 चीनी भी शामिल थे। लेकिन ऐसे सैकड़ों हमले BLA द्वारा चीनियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। चीन को यहाँ सोने की खान और ग्वादर पोर्ट मिल गया है, इसीलिए उनके जाने की संभावना कम है। ये सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की बात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि चीन को यह पोर्ट व्यापारिक फायदे के लिए पसंद है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। तो चीन ग्वादर पोर्ट में निवेश करने के लिए इतना बेताब क्यों है? देखिए, चीन हमेशा से इसे एक पूरी तरह विकसित डीप सी पोर्ट बनाना चाहता था, जिसमें भारी मात्रा में माल संभालने की क्षमता हो, और ये पाकिस्तान के प्रति प्रेम के कारण नहीं बल्कि 3 वजहों से है। वो वजहें हैं लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और अरब सागर के किनारे पर है, जिससे यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। और सिर्फ 400 किलोमीटर या 249 मील दूर होर्मुज जलमरु मध्य है, जो वैश्विक तेल व्यापार की जीवन रेखा है। प्रतिदिन लाखों बैरल तेल, जिसमें चीन को भेजा जाने वाला तेल भी शामिल है, इस संकरे मार्ग से गुजरता है। यही चीन की सबसे बड़ी समस्याओं का मूल है। उस तेल को दक्षिणी प्रांतों तक पहुंचाने के लिए उसे हिंद महासागर पार कर एक लंबा, महंगा और जोखिम भरा रास्ता तय करना पड़ता है। कई संकरे रास्तों से होकर अंततः दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करना होता है। और अगर उस रास्ते में कोई एक देश भी दुश्मन बन जाए तो चीन की पूरी ऊर्जा आपूर्ति कट सकती है। इसलिए चीन ने एक आसान समाधान निकाला। ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर से सीधे जुड़े। चीन ग्वादर में सीधे तेल के जहाज लगा सकता है और माल को जमीन के रास्ते अपने पश्चिमी प्रांतों तक रिकॉर्ड समय में पहुंचा सकता है, जिससे खतरनाक हिंद महासागर के चारों ओर की यात्रा से बच सकता है। चीन की ग्वादर में रुचि भारत के कारण भी थी, जो सिर्फ व्यापार मार्गों या तेल पाइपलाइनों तक सीमित नहीं थी। ग्वादर को गहरे समुद्री बंदरगाह में विकसित कर चीन अरब सागर में भारत के पिछवाड़े अपनी नौसेना की मौजूदगी स्थापित कर सकता था। चीन ने BRI के तहत पाकिस्तान के साथ $60 बिलियन के सीपेक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, ताकि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब कुछ बनाया जा सके। 1726 किमी या लगभग 1609.34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, हाईवे, पावर प्लांट, 820 किमी या करीब 804.67 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल और ग्वादर पोर्ट। 2013 से 2017 के बीच पाकिस्तान ने सीपेक के तहत 71 प्रोजेक्ट्स में $27.3 अरब की राशि प्राप्त की, जो चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा निवेश था। चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है कि सीपेक का 500 किमी से अधिक हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। सीपेक की सफलता के लिए पाकिस्तान को बलूच लोगों का समर्थन प्राप्त करना होगा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने वादा किया कि सीपेक बलूचिस्तान को पाकिस्तान का दुबई बनाएगा, रोजगार सृजन करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को उन्नत करेगा। पाकिस्तानी अधिकारियों को पहले से पता था कि बलूच लिबरेशन आर्मी उन पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने विश्वास की जगह हथियार और सैनिक ले आए। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां जनता की सुरक्षा के बजाय चीन के अरबों डॉलर के सपने को सुरक्षित करने के लिए तैनात थीं। इसके बाद स्थानीय मिलिशिया और सेना की इकाइयों द्वारा आम नागरिकों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसमें उन्हें परेशान करना, धमकाना और अगवा करना शामिल था।
पाकिस्तान के जबरन गायब किए गए लोगों की जांच आयोग के मुताबिक 2014 से अब तक 5000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। पर ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, असली समस्या इससे कहीं बड़ी है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि वास्तविक संख्या 20,000 से अधिक है। 2500 से अधिक लाशें मिलीं जिन्हें प्रताड़ित किया गया, विकृत किया गया और फेंक दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने घरों को जलाने और स्थानीय लोगों का अपहरण करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। इन घटनाओं ने BLA का गुस्सा भड़काया और उन्होंने चीनी परियोजनाओं पर और आक्रामक ढंग से हमला शुरू किया। 2018 में उनके आत्मघाती दस्ते ने दलबंदीन में चीनी इंजीनियरों वाले एक वाहन पर हमला किया। सैंडक तांबा सोना खदान परियोजना पर काम करते हुए हमले में कम से कम 5 चीनी इंजीनियर घायल। कुछ महीनों बाद BLA ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जो देश के सर्वाधिक सुरक्षित राजनयिक परिसरों में से एक है। हमलावरों को मार गिराया गया और चीनी राजनयिक सुरक्षित रहे, लेकिन इस घटना ने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों को हिलाकर रख दिया। तेजी से आगे बढ़ते हैं साल 2022 में दुनिया ने एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। एक बलूच महिला विद्यार्थी ने कराची विश्वविद्यालय के बाहर एक वैन के पास आत्मघाती विस्फोट किया। 3 चीनी प्रोफेसरों की मौके पर मृत्यु हो गई। 2024 में एक आत्मघाती हमलावर ने एक काफिले को टक्कर मार दी, जिसमें जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर सवार थे, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। एक BLA सदस्य ने कहा कि चीन बलूच जनता की अनुमति के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश कर चुका है और उसकी परियोजनाएं असफल होंगी। बलूच समूहों, विशेषकर BLA के निरंतर हमलों से सीपेक की प्रमुख परियोजनाएं बिखरने लगीं। पाकिस्तान में सीपेक और अन्य परियोजनाओं में चीनी निवेश या तो बहुत धीमा हो गया है या कुछ मामलों में पूरी तरह से रुक गया है, और इस गिरावट के केंद्र में सीपेक का तथाकथित ताज ग्वादर पोर्ट था। सारी वादों के बावजूद ग्वादर कभी भी उड़ान नहीं भर सका। व्यावसायिक ट्रैफिक की कमी के कारण पाकिस्तान ने चीन को गुमराह करने के लिए एक गंदा खेल खेला। पाकिस्तानी सरकार को मजबूरन आदेश जारी करना पड़ा कि सभी सरकारी विभाग अपनी कम से कम 50% थोक आयात ग्वादर के जरिए भेजें, ताकि बंदरगाह पर गतिविधि का आभास हो। चीनी लोगों के लिए परियोजना की असफलता में पैसे का नुकसान तो स्वीकार्य था, लेकिन जान का जोखिम बिल्कुल नहीं। इस समय उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की। चीनी अधिकारियों ने इस्लामाबाद को खुलकर चेतावनी देना शुरू कर दिया। भविष्य में निवेश के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं, सुरक्षित वातावरण और राजनीतिक स्थिरता, साथ ही चीन समर्थक मीडिया माहौल। पाकिस्तान को वर्तमान $21 बिलियन चीनी निवेश पर केवल सुरक्षा के लिए ही $200 मिलियन से अधिक खर्च करने पड़े। सीपेक मार्गों की सुरक्षा के लिए 15,000 सैनिकों की तैनाती के बावजूद हिंसा निरंतर बढ़ती रही। 2018 से 2024 के बीच अलगाववादी समूहों ने पाकिस्तान में चीनी हितों पर कम से कम 10 बड़े हमले किए, जिनमें 61 की मौत और 35 घायल हुए। हमले में ज्यादातर पाकिस्तानी पीड़ित थे, जिसमें 52 की मौत और 31 घायल हुए। भले ही चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। जैसे जैसे हमले तेज हुए, चीनी धैर्य कम होने लगा। रिपोर्टों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने बलूच अलगाववादियों के साथ गुप्त संचार चैनल स्थापित किए और शांति या युद्ध विराम खरीदने की कोशिश की। चीन अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि हथियारबंद अलगाववादियों का साथ भी दे सकता है। लेकिन इस बार यह तरीका काम नहीं आया, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी का संदेश बिल्कुल साफ था। वे पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों और जमीन के लिए लड़ रहे थे। उनकी नजर में चीन भी एक और उपनिवेशवादी और शोषक था। कर बढ़ने के साथ चीन ने अपनी रणनीति बदलते हुए इस्लामाबाद पर गुप्त दबाव डाला कि वह चीनी परियोजनाओं और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मई 2024 में पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने एक सनसनीखेज खबर छापी कि चीन ने पाकिस्तान से एक पूर्ण सैन्य अभियान शुरू करने को कहा है, जो ऑपरेशन जरबे अज्जब जैसा हो, जिसमें कई नागरिकों की जान गई थी। इस बार बलूचिस्तान पर केंद्रित रिपोर्ट कुछ ही घंटों में अखबार की वेबसाइट और ई-पेपर संस्करण से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। संभवतः अधिकारी नहीं चाहते थे कि जनता को उनकी योजना का पता चले। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तानी सरकार ने ऑन ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम नामक नया सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे देश को स्थिर करने का निर्णायक कदम बताया। परंतु जनता, विशेषकर बलूच नागरिक समाज और मानवाधिकार समूहों द्वारा भारी विरोध प्रारंभ किया गया था। आलोचना के बीच सरकार ने तुरंत कहा कि अजमे इस्तेकाम पूर्ण सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक लक्षित खुफिया आधारित अभियान है। इस दौरान चीन ने गुप्त रूप से अपनी भूमिका बढ़ाई।
उन्होंने आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी साझा करना और पाकिस्तान को निगरानी व चेहरे की पहचान तकनीक निर्यात बढ़ाया। स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने बलूचिस्तान के विद्रोही नेताओं से संपर्क किया और चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा हेतु उन्हें धन देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 26 अक्टूबर 2024 को कराची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट दक्षिण पाकिस्तान में एक भयंकर विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत हो गई। BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली। एक महीने बाद नवंबर 2024 में कराची की एक गारमेंट फैक्ट्री में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई, जिसमें 2 चीनी नागरिक घायल हुए। इन हमलों ने चीन को निराश और सतर्क कर दिया। जवाब में उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के एजेंटों को पाकिस्तान भेजा मामले की जांच व समाधान के लिए। चीन की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के सैन्य अभियान और नई निगरानी तकनीक के बावजूद वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों को रोक नहीं पाए। जब BLA के पास महज 1 से 1,500 लड़ाके हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना और चीनी सुरक्षा गार्डों की तादाद दसियों हजार में है। चीन ने दावेई सिक्योरिटी, फ्रंटियर सिक्योरिटी ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुएक्सिन जोंगशान सिक्योरिटी सर्विसेज जैसी निजी सुरक्षा कंपनियों से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। तो यह छोटी सी ताकत उन्हें लगातार कैसे नुकसान पहुंचा रही है? और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं और यहाँ तक कि चीन की ताकतवर खुफिया एजेंसियों के लिए भी BLA लड़ाकों को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पहाड़ी और कठिन इलाकों में से एक है, जिसे सुलेमान पर्वत, कतार रेंज और जिरात हिल्स जैसी पहाड़ियों ने घेर रखा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। यह कठोर पथरीला इलाका गुरिल्ला युद्ध के लिए एक प्राकृतिक किला है। यह बलूच लड़ाकों को उत्कृष्ट छिपने की जगह, गुप्त मार्ग और रणनीतिक ऊंचाई देता है। वे इस इलाके का इस्तेमाल पारंपरिक हिट एंड रन हमलों के लिए करते हैं, सैन्य काफिलों या ठिकानों पर हमला करते हैं और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाते हैं। बाहरी ताकतों के विपरीत बलूच लड़ाके इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। भूगोल और लड़ाकों की नई पीढ़ी BLA के लिए वरदान है। वर्तमान BLA में युवा शिक्षित बलूच छात्र, इंजीनियर और पेशेवर लोग हैं जिन्होंने अपने करियर को छोड़कर युद्ध का रास्ता चुना है। नए भर्ती न केवल बंदूकें थामे हुए हैं, बल्कि विचारधारा की दृढ़ता, डिजिटल साक्षरता और सामरिक प्रशिक्षण भी साथ लाते हैं, जो उन्हें पाकिस्तानी राज्य के लिए अत्यंत खतरनाक बनाता है। जब सेना एक समूह के लड़ाकों को खत्म करती है, तो दूसरा समूह और अधिक दृढ़ता, जागरूकता और तैयारी के साथ खड़ा हो जाता है। मीर यार बलोच एक बलोच पत्रकार और बलोच प्रतिरोध का उभरता हुआ चेहरा है, जो खुलकर सामने आते हैं। वे बलोच आवाज को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने, जबरन गायब होने, सैन्य कब्जे और बलोचिस्तान की प्राकृतिक संपदा की लूट का मुद्दा उठा रहे हैं। वे केवल एक सेना नहीं बल्कि एक वैश्विक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इससे निपटना किसी भी गोली से कठिन होगा। लेकिन सवाल यह है कि BLA को फंड कौन कर रहा है? हाल ही की अपनी कार्रवाइयों में बलूच अलगाववादी लड़ाकों ने कथित तौर पर उन्नत अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया है। वही हथियार जो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पीछे छूट गए थे। अब इससे खेल पूरी तरह बदल जाता है। BLA की फंडिंग का असली स्रोत अभी भी एक रहस्य है, लेकिन कई विश्लेषक वसूली, तस्करी और ड्रग तस्करी जैसे राजस्व स्रोतों की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तानी सरकार की कहानी इससे भिन्न है। वे दावा करते हैं कि भारत BLA को CPEC की सफलता रोकने के लिए फंड करता है, न कि बलूचिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण। कहानी के मुताबिक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पूरा होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, लेकिन यह भारत के लिए सामरिक खतरा भी बन सकता है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तान ने तुरंत अफगानिस्तान और भारत दोनों को दोषी ठहराया, पर इसमें एक ट्विस्ट है। स्वतंत्र विश्लेषकों के अनुसार BLA का नेतृत्व पाकिस्तान या अफगानिस्तान से संचालित हो रहा है। यह दावा गहराई से जांच पर टिकता नहीं है। भले ही उन्होंने अफगानिस्तान में समय बिताया हो, पर भारत की न बलूचिस्तान से सीमा है और न ही सांस्कृतिक संबंध, जिससे वहां सीधा समर्थन देना न सिर्फ लॉजिस्टिक्स में मुश्किल बल्कि रणनीतिक तौर पर भी नामुमकिन लगता है। ईरान भौगोलिक रूप से करीब है और बलूचिस्तान के साथ लंबी सीमा साझा करता है, लेकिन सांस्कृतिक अंतर और ईरानी बलूच समुदायों की आंतरिक असहमति के कारण वहां पूरा समर्थन देना जटिल है। इससे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार संभावित लेकिन अपुष्ट पक्षकार के रूप में बचती है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में खासकर सीमा विवाद के चलते तनाव बढ़ रहा है, हालांकि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरी ओर खुरासान डायरी के पत्रकार MTS बलोच ने एक अधिक व्यावहारिक सिद्धांत प्रस्तुत किया।
BLA अपने फंड का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में अवैध कोयला खनन गतिविधियों से प्राप्त करता है, जो पाकिस्तान की नाक के नीचे फल फूल रही एक अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था है। इसलिए हाल के वर्षों में पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों को रोकने में असफल रही है। जब फिर ट्रेन हाईजैक की हालिया और क्रूर घटना 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें 400 प्लस यात्री सवार थे। तभी सब बदल गया। बलूचिस्तान के बोलन क्षेत्र में यात्रा के दौरान रेलवे ट्रैक का एक भाग विस्फोटित हो गया, जिससे ट्रेन रुक गई। कुछ ही मिनटों में भारी हथियारों से लैस 70 से अधिक BLA के सदस्यों ने ट्रेन को घेर लिया। BLA ने तत्काल जिम्मेदारी स्वीकार कर एक भयावह अल्टीमेटम दिया, हमारे राजनीतिक कैदियों को 48 घंटों में रिहा करो, नहीं तो यात्रियों को मार दिया जाएगा। इसके बाद 30 घंटे लंबा घेराव हुआ, परंतु सभी लक्ष्य नहीं थे। सूत्रों के अनुसार महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और बलूच निवासियों को भी बिना हानि पहुंचाए जाने दिया गया। आखिरी गिनती में कम से कम 31 लोग मारे गए, जिनमें 21 सुरक्षा कर्मी, 4 सेना के जवान और 6 नागरिक शामिल थे। 30 BLA उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। इस घटना ने पाकिस्तानी सुरक्षा और नाकाम खुफिया तंत्र को उजागर कर दिया। लेकिन BLA की सबसे गंभीर कार्रवाई 11 मई 2025 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के कुछ दिन बाद हुई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक राजनीतिक बम फोड़ दिया। बलूचिस्तान के 50 से अधिक स्थानों पर 71 से अधिक समन्वित हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। ये हमले सुनियोजित थे। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के सुरक्षित ठिकानों, पुलिस स्टेशनों, महत्वपूर्ण खनिज परिवहन मार्गों और रणनीतिक राजमार्गों सहित अवसंरचना को निशाना बनाया। BLA प्रवक्ता जियान बलोच ने कहा कि यह सैन्य अभ्यास सिर्फ दुश्मन की स्थिति नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जमीनी नियंत्रण, समन्वय और भविष्य के युद्धों की तैयारी की जांच के लिए भी था। फिर भारत के लिए असली संदेश आया, पाकिस्तान के लिए नहीं। जियंत बलोच ने 11 मई को प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषित किया कि पाकिस्तान द्वारा शांति और युद्ध विराम की हर बात धोखा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने आतंकवादी राज्य को खत्म करने का फैसला किया तो BLA पश्चिमी सीमा पर हमला करेगा। हम उस मिशन की सैन्य शाखा बनकर पाकिस्तान को पूर्व और पश्चिम से कुचलने के लिए तैयार रहेंगे। BLA के 71 समन्वित हमलों के दावों के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। न तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही कोई प्रेस कवरेज। बलोच नेताओं, जिनमें मिर्यार बलोच शामिल हैं, ने बलोचिस्तान की प्रतीकात्मक स्वतंत्रता घोषित की, जिससे पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती मिली और वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ। भले ही इस घोषणा का कोई कानूनी या क्षेत्रीय महत्व नहीं, लेकिन इसका समय सोच समझकर चुना गया था। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जबरन गायब करने, सैन्य कार्रवाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन जैसे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए वैश्विक निगरानी में पहले से है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद है और उस पर चीन का 29 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। और बीजिंग ने साफ कर दिया है, अब और कर्ज नहीं मिलेगा जब तक CPEC परियोजनाएं राजस्व पैदा करना शुरू नहीं कर देती। चीन ने पाकिस्तान में कभी दान स्वरूप निवेश नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक रणनीतिक गलियारे और तेल परिवहन लागत घटाने के उपाय के रूप में देखा। BLA चीन के खिलाफ युद्ध कर रहा है। बलूचिस्तान की महत्वपूर्ण स्थिति और संपत्ति के कारण चीन इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में स्थिति को नियंत्रित करने के नए उपाय तलाशे जाएंगे। चीन की हार या BLA पर नियंत्रण की संभावना पर सवाल है। भविष्य ही इसका जवाब देगा। धन्यवाद।